एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जो किशोर अपराधी हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है सेंसरी डिसेबिलिटीज़ पर। सेंसरी डिसेबिलिटीज़ का मतलब क्या है? जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, अगर उसमें कुछ डिसेबिलिटी हैं, अगर उनमें कुछ अक्षमताएँ हैं, तो उन बच्चों के साथ किस तरह से हमें डील करना है। मेनली हम 2 टाइप की डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो सेंसरी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जो ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड अक्षमताएँ होती हैं, वो हमारी सेंसेस से रिलेटेड होंगी, वो हमारी ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड होंगी, ये हमें पता है। आज हम बात करते हैं सबसे पहले विजुअल इम्पेयरमेंट। क्या है विजुअल इम्पेयरमेंट? विजुअल इम्पेयरमेंट को हम क्या बोलेंगे? जो विजुअल का मतलब जो हमारी दृष्टि में अक्षमता या फिर दृष्टि बाधिता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दृष्टि बाधिता। दृष्टि बाधिता देखने से पहले मैं आपको 3 टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। 3 टर्म्स हैं। एक टर्म होती है हमारी डिसएबिलिटी, एक टर्म होती है हैंडीकैप्ड और एक टर्म होती है इम्पेयरमेंट। लोग अक्सर क्या करते हैं, इन तीनों टर्म्स का एक ही मतलब समझ लेते हैं, लेकिन ये तीनों अपने अपने एस्पेक्ट में अलग अलग होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पेयरमेंट की, अक्षमता की। इम्पेयरमेंट का मतलब फिजिकल, जो शारीरिक हमारी अक्षमता है उससे रिलेटेड है। आपको ध्यान रखना है, इम्पेयरमेंट है ये कैसा होता है? फिजिकल होता है, शारीरिक होता है। फिजिकल या शारीरिक होने का मतलब क्या है? हमारे शरीर के जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डिफॉर्मिटी अगर पाई जा रही हैं तो उसको हम बोलेंगे इम्पेयरमेंट। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का एक कान है ही नहीं, या फिर उसके जो पैर हैं वो नॉर्मल बच्चों की जैसे नहीं हैं, उसकी आईज़ हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, उसके हाथ हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, मतलब अगर उसका फिजिकल अपीयरेंस में कुछ डिफॉर्मिटी है, कुछ अक्षमताएं हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पेयरमेंट बोलेंगे। इम्पेयरमेंट के बाद आता है डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट के बाद क्या आता है? डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का क्या मतलब है? हमारी बॉडी में कुछ इम्पेयरमेंट के कारण कुछ स्पेसिफिक काम वो बच्चा नहीं कर पाता है। किसी भी इम्पेयरमेंट के कारण जब कोई बच्चा एक स्पेसिफिक टाइम का कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा तो उसमें क्या आ गई? मतलब उसका क्या है? डिसेबिलिटी है। मान लीजिए किसी बच्चे के दोनों पैर अच्छे से काम नहीं करते तो वो साइकिल नहीं चला पाएगा। जब वो साइकिल नहीं चला पाया तो ये बच्चे की क्या है? डिसेबिलिटी है। इम्पेयरमेंट के कारण बच्चे में डिसेबिलिटी आती है। फिर उसके बाद है हैंडीकैप्ड, जिसको हम बोलते हैं विकलांगता। जो विकलांगता है ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। क्या है? विकलांगता क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? ये समाज ने बनाया है। जब समाज के लोग उस बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे पाएँ, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं दे पाएँ जिसमें वो बच्चा अच्छे से एडजस्ट हो पाए, उस बच्चे को बार बार ये फील कराया जाता है कि वो नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह काम नहीं कर पाता है। तो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बनाया हुआ है वो बोलते हैं हम हैंडीकैप, उसको बोलते हैं हम विकलांगता। हालांकि आजकल जो डिसेबिलिटी है इसको भी यूज नहीं किया जाता है, डिसेबिलिटी की जगह यूज किया जाता है डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, कि कोई भी ऐसा बच्चा जो सामान्य बच्चों जैसा नहीं है लेकिन वो सामान्य बच्चों से अलग तरह से स्पेसिफिक किसी एक एरिया में एबल्ड होगा तो उनको डिफरेंटली एबल्ड बच्चा बोला जाता है। तो ये 3 टर्म्स हैं, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्ड। इन दोनों में होपफुली आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। इम्पेयरमेंट है ये फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट के कारण जब हम कोई भी एक काम करने में अक्षम हो जाते हैं तो उसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। और जो हैंडीकैप्ड है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो समाज द्वारा बनाया हुआ एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है।
अब हम बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की, दृष्टि बाधिता की। तो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट भी कई टाइप का होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, उनकी आईज में लाइट ही नहीं सेंस कर पाते हैं, तो उन बच्चों को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कम दिखाई देता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पास का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको अगर स्पेक्टिकल्स लगा दिए जाएं तो उनकी जो आई है उसको करेक्ट किया जा सकता है, आई साइट को करेक्ट किया जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अगर आप सर्जरी करवा दें, लेंस डलवा दें, तो उससे बच्चे की आई साइट में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो जो दृष्टि बाधिता है वो अलग अलग लेवल पे होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं देख पाते, उन बच्चों को हम ब्लाइंड बच्चे बोलते हैं। जिन बच्चों में जो आई साइट है उसका लॉस हुआ है उसको हम लो विज़न बोलते हैं। तो जो बच्चे हैं इनकी जो आई साइट है वो माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड, सीवियर, अलग अलग तरह से लॉस हुआ रहता है। आज हम बात करने वाले हैं 2 टाइप के चिल्ड्रंस की। जो हमारा RPWD एक्ट था, RPWD एक्ट, राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का आया था 1995 में आया था। 1995 में जब RPWD एक्ट आया तो उसके अकॉर्डिंग जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली हम बात करते हैं ब्लाइंडनेस की। किसकी बात करते हैं? ब्लाइंडनेस। ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया? अंधा। इन बच्चों में क्या होता है, इन बच्चों की जो आईज हैं वो लाइट को ही सेंस नहीं कर पाती, मतलब जो लाइट है वो इनकी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती है, प्रकाश इनकी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। इनकी आंखों के सामने चारों तरफ अंधेरा छाया रहता है, ये बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। जो RPWD एक्ट 1995 में जिन बच्चों को ब्लाइंड कहा गया उनके लिए कहा गया कि जो बच्चे स्नेलन चार्ट में, कौन सा चार्ट? स्नेलन चार्ट। एक स्नेल चार्ट है, ये किसने दिया था? हरमन स्नेल ने दिया था, जिन्होंने अपने नाम पर ही इस चार्ट का नाम रख दिया स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट क्या होता है? जब आप आई टेस्ट करवाने जाते हैं तो आपके सामने एक चार्ट लगा हुआ होता है जिसमें बड़े से लेकर छोटे छोटे अक्षरों तक या तो ABCD बनाई हुई होती है, या तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ी लेटर देखेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, या फिर आपको कोई एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है इस तरह का कि इसका माउथ नीचे ओपन हो रहा है, इसका ऊपर हो रहा है, इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। ये अलग अलग साइज़ के होते हैं, ऊपर सबसे बड़ा होगा, फिर सबसे छोटा होगा, फिर सबसे छोटा होगा, फिर सबसे छोटा होगा। ये स्नेलन चार्ट होता है। और ये जो स्नेलन चार्ट है ये क्या आइडेंटिफाई करता है? ये विजन एक्यूटी आइडेंटिफाई करता है। किसके आइडेंटिफिकेशन होती है इससे? विजन एक्यूटी। अब ये विजन एक्यूटी क्या होती है? विजन एक्यूटी होती है शार्पनेस ऑफ विजन। क्या होती है? शार्पनेस ऑफ विजन। शार्पनेस ऑफ विजन इसका मतलब क्या है कि कोई मनुष्य कितनी दूरी से कितना देख पाता है। इनका कंपैरिजन किया जाता है नॉर्मल पर्सन से या फिर नॉर्मल चाइल्ड से। हम देखते हैं जो ब्लाइंड जो लोग होते हैं, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, उनका जो विज़न की एक्यूटी दी हुई है वो कहा गया है कि जिन बच्चों के विज़न की एक्यूटी 3/60 से कम हो या फिर 10/200 से कम हो। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखिए, जब आप आइज़ का टेस्ट करवाने जाते हैं तो जो चार्ट लगा हुआ होता है और जहाँ पर आपको बिठाया जाता है उसके बीच के जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर होनी चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैंने तो आई टेस्ट करवाया था, उसकी डिस्टेंस 6 मीटर नहीं थी, उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया जाता है। रेफरेंस यही दिया जाता है कि क्या है, 6 मीटर की डिस्टेंस है। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से उसकी जो डिस्टेंस कम की जाती है वो मिरर की हेल्प से उसको रिफ्लेक्ट करके आपको दिखाया जाता है।
तो जो विजन है वो कितना होना चाहिए, 6 मीटर के डिस्टेंस से आपका चेक किया जाता है। जब आप आई चेक करवाते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर वाली लाइन से पढ़ाना शुरू किया जाता है। जब आप ऊपर वाली लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं और नीचे तक जाते हैं, अगर आप सबसे लास्ट वाली लाइन को रीड कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आपको बोला जाता है कि आपकी जो आई साइट है वो 6/6 है। इसका मतलब क्या है कि आप 6 मीटर की डिस्टेंस से उसको एग्जैक्टली अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आपकी आईज हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, 6/6 हैं। इसी तरह से जब हम 3/60 की बात करें तो इसका मतलब क्या है, जब हम कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल बच्चा 60 मीटर के डिस्टेंस से देख पाता है, लेकिन जो ब्लाइंड है वो 3 मीटर की डिस्टेंस से ही उसे देख पाता है या फिर उससे कम भी वो नहीं देख पाता है। इसी तरह से 10/200 का क्या मतलब हुआ, अगर कोई नॉर्मल बच्चा है या नॉर्मल कोई भी इंसान है, अगर वो 200 मीटर के डिस्टेंस से देख पाता है, तो जो अंधा होता है, जो ब्लाइंड होता है, वो 10 मीटर के डिस्टेंस से नहीं देख पाता है, उससे भी कम नहीं देख पाता है। अब बेस्ट करेक्शन आई की भी बात की जाती है। बेस्ट करेक्शन आई का क्या मतलब है, जब आप आई साइट चेक करवाते हैं तो आपकी पहले एक आंख को ढक दिया जाता है, पहले एक आंख को चेक किया जाता है, फिर दूसरी आंख को चेक किया जाता है। जब दोनों आईज का बारी बारी चेकअप होता है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि दोनों आपकी आईज से बराबर आपको दिखाई देता हो। एक आई से आपको कम दिख सकता है, दूसरी आई से आपको ज़्यादा दिख सकता है। जो आपकी सबसे बेस्ट आई है, जो आपको करेक्शन भी कर दिया है, करेक्शन का मतलब क्या है, आपकी सर्जरी कर दी है या फिर आपको स्पेक्टिकल्स दे दिए हैं, लेंसेज लगा दिए हैं, उसके बाद भी अगर उसकी आई साइट 3/60 या फिर 10/200 स्नेलन से भी कम है, तो उस बच्चे को किसकी कैटेगरी में रखा गया, ब्लाइंड की कैटेगरी में रखा गया, अंधापन उसे माना गया। दूसरी बात की जाती है फील्ड विजन की। किसकी बात की जाती है, फील्ड विजन की। फील्ड विजन का क्या मतलब है कि कोई भी बच्चा है वो किस एंगल तक अपनी आँख को, अपने मुंह को बिना घुमाए स्ट्रेट जब वो देखेगा तो किस एंगल तक वो देख पाता है, वो हमारा फील्ड विजन होता है। कई बार जब आप आई चेकअप कराने जाते हो तो एक बंद टाइप एक मशीन होती है जहाँ पर आपकी चिन टिका दी जाती है और उस बॉक्स में से आपको देखा जाता है, उस तरह की एक मशीन होती है। और फिर एक लाइट टॉर्च से आपकी आईज पर लाइट फोकस की जाती है। तो वो क्या चेक करने के लिए की जाती है, फील्ड विजन को चेक करने के लिए दी जाती है। तो जो अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, उनका जो आई का विजन फील्ड है वो कितना डिग्री होता है, 20 डिग्री एंगल से भी कम होता है। कई जगह आपको 10 डिग्री भी देखने को मिलेगा, लेकिन हम 20 डिग्री किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं RPWD एक्ट के थ्रू। तो जिस बच्चे का जो फील्ड विजन है वो 20 से कम होगा और जिसकी आई साइट 3/60 10/200 से भी कम होगी, वो बच्चे किस में आएंगे, अंधे आएंगे। जो वो बच्चे ब्लाइंड की कैटेगरी में आएंगे, उनकी आईज में जो लाइट की सेंसेशन है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। हम कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं, हमारी जो आईज हैं जब उस पर लाइट पेनिट्रेट करती है तो हमारी रेटिना पर इमेज बनती है, लेकिन जब उसकी आंख पर लाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी तो वो देख ही नहीं पाएगा। तो ये बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं, ये बच्चे ब्लाइंड की कैटेगरी में आते हैं। फिर दूसरी हम बात करते हैं लो विजन। दूसरा क्या है, लो विजन। लो विजन, लो विजन वाले जो बच्चे होते हैं इनकी आईज में लाइट है वो पेनिट्रेट करती है, लेकिन नॉर्मल बच्चों जितनी नहीं करती है। तो लो विजन हम किसे कहेंगे, अगर हम फील्ड विजन की बात करें तो जो इनका फील्ड विजन होता है वो 40 डिग्री से कम होता है। कितना, 40 डिग्री से भी कम होता है। और जो नॉर्मल होते हैं ना, जो नॉर्मल होते हैं जिनकी आई साइट 6/6 होती है, वो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री तक देख पाते हैं। अगर हम अपनी गर्दन को बिना घुमाए भी देखने की कोशिश करें तो हम पूरा 180 डिग्री अप्रोक्सीमेटली देख पाते हैं। मेडिकल की लैंग्वेज में कहा जाता है कि एक आई का जो विजन है वो लगभग 85 डिग्री होता है अप्रोक्सीमेटली।
तो दोनों आइज़ का अगर फील्ड विजन की हम बात करें तो वो कितना होता है, 180 होता है। लेकिन जिन बच्चों को लो विज़न है, जो कम देख पाते हैं, उनका जो एंगल है वो कितना होता है, 40 डिग्री से कम होता है। और अगर हम विज़न एक्यूटी की बात करें तो जो विज़न एक्यूटी है वो 20/60 से 3/60 तक होती है। कहाँ होती है, 20/60 से 3/60 तक होती है। 3/60 में कौन से बच्चे आ गए थे, ब्लाइंड आ गए थे। 3/60 से लेकर और 20/60 तक कौन से आ जाएंगे, लो विजन वाले बच्चे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर कोई नॉर्मल बच्चा है वो 60 मीटर तक इजीली देख पाता है, तो लो विजन वाले बच्चे हैं वो कहाँ तक देख पाएंगे, 20 मीटर तक ही देख पाएंगे। 3 मीटर से लेकर 20 मीटर के बीच में जब बच्चे देख पाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लो विजन बोलते हैं। और इनका जो एंगल है वो कितना होता है, 40 डिग्री से भी कम होता है। होपफुली आपको लो विजन और ब्लाइंडनेस है ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो लो विजन वाले बच्चे होते हैं, इसके अलावा भी क्या कोई आई साइट से प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है। क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस। इसका मतलब क्या है, वो कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उनको या तो ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है या फिर उनको कोई एक स्पेसिफिक कलर ही दिखता है। लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस है ये बच्चे की एजुकेशन है, बच्चे की शिक्षा को बहुत कम प्रभावित कर पाता है। क्योंकि अगर वो कलर्स में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता तो वो ब्लैक एंड वाइट तो वो इजीली पढ़ पा रहा है, तो उसकी जो शिक्षा है उस पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है जितना ब्लाइंडनेस का और लो विज़न का पड़ता है। फिर उसके अलावा है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब इनको रात में देखने में प्रॉब्लम होती है। इनको दिन में देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इनको किस में प्रॉब्लम होती है, रात में देखने को प्रॉब्लम होती है। और ये हम सब जानते हैं ये किसकी वजह से होता है, ये विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी है तो उस बच्चे में क्या आ जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगी। तो इसको हम क्योर कर सकते हैं। अगर हम बच्चे की डाइट में विटामिन ए बढ़ा देंगे तो बच्चे की जो नाइट ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम है उसको हम क्योर कर सकते हैं। और जो कलर ब्लाइंडनेस है ये अनुवांशिकता के कारण होता है। किसके कारण होता है, अनुवांशिकता के कारण होता है, हेरिडिटी के कारण होता है। और इसका कोई क्योर संभव नहीं है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है और जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये भी 2 टाइप के ब्लाइंडनेस होती है। अब हम बात करते हैं कि जिन बच्चों को विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिन बच्चों को दृष्टि बाधिता है, उन बच्चों का हमें पता कैसे चलेगा। उन बच्चों का हमें पता लगेगा उनके व्यवहार से, उनके बिहेवियर से। बच्चों के व्यवहार से हमें ये पता लग जाता है कि इन बच्चों में क्या है, लो विज़न है या फिर उसमें विजुअल इम्पेयरमेंट है। जैसे वो बच्चे क्या करते हैं, वो बार बार अपनी पलकों को बार बार झपकाते हैं। पलकें हर किसी इंसान की झपकती हैं, लेकिन जो उनकी पलकें हैं वो बहुत जल्दी झपकती हैं। वैसे तो जो हमारी पलकों का झपकना है वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है, उस पर हमारा कोई भी जोर नहीं है। लेकिन जब नॉर्मल से ज़्यादा टाइम बार बार पलक झपकें तो वो किसके कारण होती हैं, उन बच्चों में विजुअल इम्पेयरमेंट पाया जाता है। जैसे बाबा रामदेव, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विजुअल इम्पेयरमेंट का। फिर उसके बाद हम बात करें उनके अपीयरेंस से, उनके दिखावे से भी हमें पता लग जाता है। दिखावा कैसे करेंगे, उन बच्चों में बार बार उनकी जो आइज़ हैं वो उनको रगड़ेंगे, उनको मलेंगे, या फिर उनकी आइज़ हैं वो लाल दिखेंगी, उनकी आंखों से बार बार पानी बहेगा, वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ये सब कारणों की वजह से ये सब जब लक्षण बच्चे में दिखते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उस बच्चे में क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, उस बच्चे में दृष्टि बाधिता है। फिर उसके अलावा हम बच्चे का पता लगा सकते हैं, अगर बच्चा कंप्लेंट करे, अगर बच्चा शिकायत करे, बच्चा बार बार ये शिकायत करे कि उसे आंखों में देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से भी हम पता लगा सकते हैं। देखिए, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ थी, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी, उनका पता लगाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन विजुअल इम्पेयरमेंट का पता लगाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये बच्चे के व्यवहार से पता चल जाता है, बच्चे के अपीयरेंस से पता चल जाता है। और अगर बच्चा शिकायत कर रहा है तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे में क्या है,
विजुअल इम्पेयरमेंट है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम एज ए टीचर हमें देखना है कि जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं, जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, इनको हम एजुकेट कैसे करें, इनको हम शिक्षा कैसे दें। जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं इनको किस तरह से पढ़ाया जाए। देखिए, इनको पढ़ाने के लिए एक स्पेशल ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया है। क्या है? ब्रेल लिपि। एक विद्वान रहे हैं जिनका नाम था लुईस ब्रेल, जिनको खुद भी नहीं दिखाई देता था। उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइप की लिपि का इन्वेंशन किया और उसमें उन्होंने जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो टच कर कर, जिसको हम टेक्टाइल मटेरियल बोलते हैं, वो टच कर कर सीख सकते हैं। उनमें कुछ डॉट्स होते हैं जो उभरे हुए होते हैं, तो बच्चा उनको फील करके, टच करके अपनी पढ़ाई कर सकता है। एक तो ब्रेल लिपि से हम बच्चे की पढ़ाई करवा सकते हैं। दूसरा, ऑडियो बुक्स। कौन सी? ऑडियो बुक्स। जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता उन बच्चों को हम सुनाकर पढ़ा सकते हैं। उनको देखने में ही प्रॉब्लम आ रही है, जो ऑडियो बुक्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, जैसे कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर आए हुए हैं कि कोई ब्लाइंड बच्चा भी अगर कंप्यूटर पर काम करना चाहता है तो वो सॉफ्टवेयर उसे बोलकर बता देता है कि स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर एडेड जो सॉफ्टवेयर है, हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए वो यूज कर सकते हैं। हम बच्चों के लिए जो ऑडियो बुक्स हैं वो यूज कर सकते हैं। मतलब बच्चे को सिर्फ और सिर्फ देखने में प्रॉब्लम है तो हम उसे टच करके पढ़वाएं, या फिर हम उसे सुनाकर पढ़वाएं, या फिर हम बच्चे को एक्टिविटी करवाएं। एक्टिविटी कैसे करवाएंगे? हम उसको उस चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, उसे टच करवाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी क्लास में कोई विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके लिए हम एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट रखें, उसके आसपास कोई शार्प चीज़ें ना हो कि वो उसको नुकसान पहुंचा सके। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लियर नहीं दिखाई देता है लेकिन उनको दिखाई देता है, तो उसके लिए हम प्रॉपर लाइटनिंग करवाएं। जो हमारा रूम है उसमें प्रॉपर लाइट आती हो, ताकि बच्चे को लाइट की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो टीचर है उसके फेस पर ज़रूर लाइट पड़नी चाहिए, ताकि बच्चा जब टीचर कुछ बोल रहा है तो उसकी जो लिप रीडिंग कर पाए, वो अपने मुंह से जब कुछ बोलेगा तो बच्चा उसके लिप्स पर फोकस करेगा और वो देख पाएगा कि वो लिप रीडिंग कर पाएगा कि टीचर क्या बोल रहा है। तो आप प्रॉपर लाइट अरेंज करवा सकते हैं बच्चे के लिए। फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? लार्ज प्रिंटिंग बुक्स दे सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्मॉल लेटर्स नहीं दिखाई देते, लेकिन वो मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से या फिर लार्ज प्रिंटिंग जो बुक्स होती हैं उनको वो इजीली पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लो इम्पेयरमेंट होता है, तो उनको आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, उनको आप स्पेक्टिकल्स लगवा सकते हैं, उनको आप चश्मे लगवा सकते हैं ताकि वो इजीली पढ़ पाएँ। उनके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करवा सकते हैं ताकि बच्चा अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, बच्चे का सोशलाइजेशन हमें करना है, बच्चे का सामाजिकरण करना है। सामाजिकरण, जो उसकी क्लास में बाकी बच्चे हैं उनको सेंसिटिव बनाना है। जितने भी इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, जितने भी किसी भी टाइप का इम्पेयरमेंट बच्चों में है, बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, वो उन लोगों को लेकर सेंसिटिव रहें, वो उनकी मदद करें, वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, वो उनको चिढ़ाएं ना। अगर वो उनको चिढ़ाना शुरू कर देंगे तो बच्चे इरिटेट होने शुरू कर देंगे और बच्चे कभी भी उस सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारी क्लास में कोई भी एक इम्पेयर्ड बच्चा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि इम्पेयर्ड बच्चे को हमें हैंडीकैप्ड नहीं बनाना है। हैंडीकैप्ड का मतलब क्या था? एक सोशल कंस्ट्रक्ट ये नहीं बनाना है कि वो बच्चा हमसे अलग है, वो हमारे जितना लायक नहीं है, वो हमारे जितना नहीं कर सकता है। इन सब चीज़ों से बच्चे को बचाना है, तभी बच्चा अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। अगर हम ये करने में सक्षम नहीं है, अगर हम ये करने में सक्सेस नहीं हुए, तो बच्चा कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना ही वो सोसाइटी में एडजस्ट हो पाएगा। जो विजुअल इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं, जो ब्लाइंडनेस है वो क्या होती है, लो विजन है वो क्या होता है, होपफुली आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।